तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद भूमिका। और देखो, हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। राउल्ट लॉ क्या होता है, किस पर अप्लाई होता है, कौन से सॉल्यूशंस हैं जो राउल्ट लॉ फॉलो करते हैं और कौन से नहीं हैं। आई मीन जो कौन से सॉल्यूशन हैं जो फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम लोगों ने नॉन आइडियल की कैटेगरी में रखा था। अच्छा देखो, उसके साथ हम लोगों ने एक और बात करनी है आज कि राउल्ट्स लॉ किस पर अप्लाई नहीं होता। एक तो हमने सबसे पहले बात किया नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा जो सोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में होगा तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगी और वही सेम थिंग अप्लाई हो जाएगा कि प्रेशर ना आने से राउल्ट लॉ को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तीसरा एक और चीज जो वहां इंपॉर्टेंट आती है कि सोल्यूशन एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना करे। देखो ये बात हम लोगों ने हेनरीज लॉ में भी किया था, है ना, कि वहां पर जो सोल्यूशन है एसोसिएट मतलब आपस में जुड़ ना जाए और डिसोसिएशन मतलब जो पूरा सोल्यूट है या जो भी वो कंपाउंड है वो आपस में ब्रेक होकर अपने आयंस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये वाली प्रॉपर्टीज जिनमें होगी वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। आज हम लोगों को क्वेश्चंस की तरफ चलना है। तो क्वेश्चंस में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर अपने आ जाते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ये सारे क्वेश्चन हमने जी और नीट के उठाए हुए हैं। मैक्सिमम पर मैंने नाम नहीं लिखा है कोई भी जी और नीट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चंस क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है जो एनसीईआरटी से हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं को थोड़ा सा घुमा फिरा के उसमें दे दिया जाता है। ठीक है, आपके जो एग्जाम्स हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इसलिए मैंने बहुत क्वेश्चंस पे आप सीधे लिखना ही है, इवन मैं बंद करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को एकदम फोकस ना जाए कि ये जी का है मुझे ये तैयारी करनी है, ये नीट का है मुझे तैयारी करनी है, बाकी को मुझे देखना ही नहीं है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट में कह रहा है इन विच केसेस राउल्ट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। आपको यहाँ पर उसने फोर केसेस दिए हैं। एक उसने दिया है आपका वन कैपिटल एम से, आप समझते हो मोलारिटी की बात हो रही है, तो 1 एम यूरिया, 1 एम NaCl, 1 एम ग्लूकोज एंड 1 एम सुक्रोज। अब देखो इस क्वेश्चन में आपका कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? अगर हम यहाँ पर बात करें यूरिया की, साथ में NaCl ये दिया हुआ है, एक हमको यहाँ पर दिया है ग्लूकोज और एक हमको ये दिया है यहाँ पर सुक्रोज। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक अगर आप पढ़ चुके होंगे मुझे ऐसा लगता है इस टाइम तक, और ट्वेल्थ में भी इवन स्टार्ट हो गया होगा मैक्सिमम स्कूल में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एक जो वाटर में डालने पर ब्रेक हो जाते हैं और एक जो वाटर में डालने पर ब्रेक नहीं होते। ये कुछ उनका पोलैरिटी यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, ये सारे ही हमारे किस टाइप के हैं? नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। इस नॉन पोलर का यहाँ पर मतलब है कि ये वाटर में डालने पर ब्रेक नहीं होंगे, ना एसोसिएशन शो करेंगे ना डिसोसिएशन शो करेंगे। लेकिन अगर हम NaCl की बात करें तो ये डेफिनेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na प्लस और Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें से किस में राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आपके NaCl में राउल्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया था, मैं ईयर एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सर्च कर रही थी उसमें किस तरीके से आया था, इनमें से कौन कौन ऐसे हैं जो राउल्ट लॉ शो करेंगे। आपका आंसर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको मार्क करें। तो आपको एक NaCl को छोड़ के इन सारे ऑप्शंस को आपको मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा, और अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। अब देखो वही हमारा सेम पोर्शन, हम पहले चलेंगे गिवन की तरफ। द वेपर प्रेशर्स ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल। अब देखो यहाँ पर पूरा पूरा इथेनॉल और मिथेनॉल ना लिखना पड़े तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट इथेनॉल को मैं कंसीडर कर लेती हूँ एज अ ए, और मिथेनॉल को मैं यहाँ पर ले लेती हूँ बी की तरह, ठीक है। अब देखो जब भी आपसे बोलेगा कि इथेनॉल का प्रेशर ये है, वाटर का प्रेशर ये है, या कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड देके बोलेगा इसका प्रेशर ये है, तो इसका मतलब वहां पर आ जाती है प्योरिटी। और जब भी आप प्योरिटी की बात करोगे इट मीन्स आपको डिग्री वहां पर लगा देना है, ये डिग्री जो है वो प्योरिटी का सिंबल है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा P0A, ये कितना हो गया 44.5 mmHg, और साथ में P0B यानी मिथेनॉल का जो प्रेशर है वो कितना है हमारा 88.7 mmHg। An ideal solution is formed at the same temperature by mixing 60 ग्राम of ethanol। इस इथेनॉल को मैं स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये हमें दिया हुआ है 60 ग्राम, और यहाँ पर मिथेनॉल का जो कैपिटल W इसको ले लेते हैं, सपोज ये हमें दिया हुआ है 40 ग्राम।
यहाँ कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं मान के चल रही हूँ, बस मैं एक डब्ल्यू है, डब्ल्यू भी ले सकते हो, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू भी ले सकते हो ना। अब वो फाइंड क्या करा रहा है इस पर चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे फाइंड कराया जा रहा है द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब पीएस हमसे मांगा जा रहा है, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज। अब देखो यहाँ वेपर फेज ना थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमसे मांग रहा है एक्स बी, और ये यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ कि वेपर फेज में हमसे मांगा जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने। डब्ल्यू हमको दे रखा है, स्मॉल एन और कैपिटल एन हम खुद निकाल लेंगे। ठीक है, ये इथेनॉल को लेके बात हो रही है, मतलब C2H5OH, और ये मिथेनॉल को लेके बात हो रही है, मतलब CH3OH। तो इसका जब आप मोलर मास निकालोगे तो ये यहाँ से आ जाएगा ये 46, और इसका जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 32। देखो यहाँ पर आके अब मुझे मोलर मास कैलकुलेट नहीं कराना है, ठीक है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अब ये आना ही चाहिए। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। सॉरी, मैंने एन रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमें मोलर मास लिखना है, एम। एन तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये आ जाता है हमारा एम, मोलर मास, और ये यहाँ पर लिख देती हूँ मैं मोलर। एक मिनट, हाँ, मोलर मास। चलो यहां तक हमारा हो गया। स्मॉल एन हम लोग निकाल लेते हैं डब्ल्यू बाई एम से, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 46 से ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 1.3, और इसका भी हम लोग यहाँ से कैपिटल एन निकाल लेते हैं डब्ल्यू बाई एम से, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 40/32 से 1.25। ठीक है, दोनों का एन और एन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करें, बस यहाँ से एक्स कैलकुलेट कर लें, मोल फ्रैक्शन जो हमको जरूरत है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ इरेज कर देती हूँ। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक्स ए निकालना है यहाँ से, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, अब स्मॉल एन अभी आपने कितना निकाला था 1.3 अपॉन 1.3 प्लस 1.25, तो ये टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से 0.51। अब एक्स ए निकला है, सिमिलरली एक्स बी भी आ जाएगा। एक्स बी के लिए आपको क्या करना है 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस 0.51, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 0.49। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब राउट्स लॉ को लेकर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू जो एक कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर प्लस जो दूसरा कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, हम लोगों ने ये फॉर्मूला इस तरीके से पढ़ा है, PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब यहाँ PA की जगह हम लोग क्या रखते थे, P0A XA, प्योरिटी की तरफ आ जाते थे, और ये हो जाता था P0B XB। तो पहले ये कैलकुलेट कर ले एक जगह, तो P0A XA इज इक्वल टू, अब देखो P0A हमें कितना दे रखा था 44.5, और XA अभी हमने कितना निकाला 0.51। ठीक है, ये यहाँ से हमारा आ जाएगा 22.73। अब नेक्स्ट ऐसे आ जाए हम पी नॉट बी एक्स बी की तरफ, तो पी नॉट बी हमारा कितना है 88.7 मल्टीप्लाई बाय 0.49, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, एक मिनट मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, इट विल बी 43.40। 43.40, बस आपको उठा के कुछ नहीं करना, यहाँ पुट कर देना है 22.73 प्लस 43.40, और ये आपका कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा 66.13 mm Hg। देखो यहाँ तक आपका क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ भी नहीं करना था, सब दिया हुआ था, बस उठा के फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसमें पुट करना था। अब जो नई चीज आएगी वो क्या है, वेपर प्रेशर। आपको जो आई एम सॉरी, जो मोल फ्रैक्शन निकालना है मिथेनॉल का वो वेपर फेज में, वो आपके लिए थोड़ा सा नया है, उसके फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल किसमें निकलवा रहा है हमसे, वेपर फेज में। अब देखो वेपर फेज के लिए फॉर्मूले थोड़े अलग होते हैं, हमारा एनसीईआरटी में ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ है कि हमारा लिक्विड फॉर्म पर तो उसने सब बात कर रखी है कि जब हम लिक्विड्स में लेते हैं तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा। वेपर फेज का कोई बात ऐसी खास की नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में दे दिया है और कॉम्पिटिशन में भी आता है। तो चलो इसके फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। तो वेपर फेज में जब भी आप मोल फ्रैक्शन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा ये पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल
डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर मिथेनॉल से मतलब है कि जो आपने उसका मोल फ्रैक्शन से लेकर मल्टीप्लाई कराया था उस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ उसका मोल फ्रैक्शन कितना था, तो वो आपका था 43.40। ठीक है, और टोटल वेपर प्रेशर अभी आपने निकाला ही था कितना, 63.16। तो जब आप इसका डिवाइड लगाओगे तो आपकी 66.13, ओके 66.13, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 66.13, तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी यहाँ से 0.65। अच्छा देखो, अगर यहीं पर, वैसे तो ये इजी था, ठीक है, फॉर्मूला लगाया पुट हो गया, अगर यहीं पर आपसे इथेनॉल का मांग रहा होता तो वही सेम चीज करते आप, 1 से सब्सट्रैक्ट कर देते तो इथेनॉल का भी कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप देखो वापस से वही चीज है, ये जी मीन्स यहाँ पर लिख गया था, मुझे बाद में याद आया कि नहीं लिखना चाहिए था, चलो तो अब मैंने लिखा रहने दिया यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, liquids A and B form an ideal solution in the entire composition range at 350 Kelvin. The vapor pressure of pure A and pure B. Purity की बात चल रही है तो डिग्री लगा दें। P नॉट A 7 इंटू 10⁻³ क्या है, पास्कल में दे रखी है हमको यूनिट्स, और P नॉट B हमको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 12 into 10⁻³ पास्कल रेस्पेक्टिवली। क्या बोला जा रहा है, द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर, द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर इज इन इक्विलिब्रियम विद द सोल्यूशन। अब जो वेपर है वो हमको कॉम्पोजिशन जो मांगा गया है, कॉम्पोजिशन से यहाँ मतलब है मोल फ्रैक्शन हमसे मांग रहा है, वो वेपर फेज में मांग रहा है। ठीक है, मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए रखे हैं वेपर फेज के, क्योंकि देखो लिक्विड्स वाले तो आपकी बुक में है, एनसीईआरटी आप सॉल्व करोगे हो जाएगा, थोड़ा वेपर फेज वाला कुछ अलग आता है तो परेशान करता है, उसके प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। तो हमसे क्या बोला कि वेपर फेज में उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, अगर यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो 40 मोल परसेंट उसका ए का यहाँ पर है। ठीक है, अब जब 40 मोल परसेंट का मतलब कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक्स ए हम लोग कंसीडर कर लेंगे 0.4 और एक्स बी हम लोग ले लेंगे बचा हुआ 0.6। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पीएफ का फॉर्मूला हमको पता ही है, बहुत इजीली हम लोग लगा देते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और यहाँ से उठाते ही आपको फॉर्मूला याद आता है कि टी हमको दे रखा है 7 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय कितना 0.4 प्लस 12 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.6। लेकिन आपसे कॉम्पोजिशन किसमें मांगा है, वेपर फेज में। आप कैसे करोगे, इन वेपर फेज हमारा फॉर्मूला क्या था सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर वाला, पीएफ इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन किसमें था, हमारा लिक्विड फेज में, तो अगर हमें इक्विलिब्रियम में आ रहा है अगर वेपर फेज से, तो इसका भी कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन आ गया होगा, तो मैं इसको यहाँ नाम दे देती हूँ वाई। ठीक है, दोनों तरफ कॉम्पोजिशन इक्वल हो गया है ना, तो इक्वल इक्वल कर दिया, एक एक्स है तो एक वाई हो गया, तो बस हमको ये वाई ए ही कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी एस को मैं ओपन कर देती हूँ यहाँ से, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स डी। तो यहाँ पर उठाकर बस आप वैल्यूज पुट करेंगे, ये आपका पी नॉट ए कितना दे रखा है ऊपर 7 इंटू 10⁻³ इंटू 0.4, और डिवाइड में आपका आ जाएगा 7 इंटू 10⁻³ इंटू 0.4 प्लस 12 इंटू 10⁻³ अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो आपका आंसर यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा 0.28। ठीक है, अब ये किसी एक कॉम्पोजिशन को लेके बात किया था तो 0.8 आ गया और 0.28, और अगर यहीं पर वाई बी मांगा होता तो हम 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते और ये भी आंसर आ जाता। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। फिलहाल तो स्ट्रेंथ ही इतनी कम है कि समझ में ही नहीं आता कि खुद को पढ़ाया जा रहा है कि उन दो कुछ जो बच्चे हैं, आई थिंक 7 फॉलोअर्स हैं टिल नाउ, पर चलो अपना एक उम्मीद पे दुनिया कायम है। आगे तुम लोग बढ़ोगे तो हम लोग फिर से कमेंट बॉक्स में जब आपके मैसेजेस आया करेंगे तो उस पर हम लोग वापस से बात किया करेंगे अपनी फ्रेश वीडियो में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। When ethanol mixes in cyclohexene, it reduces the intermolecular forces between ethanol molecule. This liquid pair shows which type of deviation. Question most important है, और जहां तक मुझे याद है तो ये Z और नीट दोनों में आया है, लेकिन दोनों में थोड़ा अलग अलग तरीके से पूछा है। एक ने पूछा है कि किस टाइप का डेविएशन होगा, एक ने पूछा है कि इनमें से कौन सा डेविएशन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट पे अब इसी में बात करते हैं।
इथेनॉल पर आ जाए सबसे पहले हम, CH3 CH2OH, ठीक है, यही फॉर्मूला है। साइक्लोहेक्सेन की बात की जा रही है, साइक्लोहेक्सेन ये हमने बना दिया, ठीक है। 6 रिंग वाला, आई मीन आपका 6 में कार्बन वाला स्ट्रक्चर जो एक रिंग फॉर्म कर रहा है, C6H12 आपका। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि जब इथेनॉल में आप साइक्लोहेक्सेन को मिक्स कर देते हो, तो जो साइक्लोहेक्सेन है वो इथेनॉल के बीच का इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है उसको रिड्यूस कर रहा है। लेट सपोज मैं इस इथेनॉल को ए मान लूं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ए और ए के बीच में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा था, है ना। अगर मैं आपको किसी कंटेनर में एक लिक्विड यहाँ फिल करके दे रही हूँ, तो ये लिक्विड अगर ऊपर नहीं उड़ के जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि नीचे वाले पार्टिकल्स फोर्सफुली खींच रहे हैं। अब क्या हो अगर ये फोर्स को हम किसी तरीके से हटा दें, ये फोर्स जो है ये ब्रेक कर दिया जाए, तो ऊपर के लेयर वाले जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री हो जाएंगे, और फ्री हो जाएंगे तो ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे। तो हम लोगों ने पॉजिटिव डेविएशन में क्या पढ़ा था, कि जब हम कोई पार्टिकल्स लेते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस अगर कम अप्लाई करने शुरू हो जाएं, तो ये पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा ऊपर आने लगते हैं वेपर फेज में, और वेपर फेज में आने के बाद ये कंटेनर पर ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर अप्लाई करने लगते हैं। तो जो प्रेशर है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में बढ़ जाता है, यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो यही टाइप का डेविएशन नहीं हो गया ये, कि साइक्लोहेक्सेन ने क्या किया, इसके बीच में वेपर प्रेशर को कम किया, वेपर प्रेशर रिड्यूस किया, तो पार्टिकल्स थोड़ा फ्री हो गए, थोड़ा और ज्यादा प्रेशर लगाने लग गए। तो ये किस टाइप का डेविएशन शो करेगा, हमारा पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें हमने इस तरीके का ग्राफ बनाया था कि हर चीज जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा होता हुआ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर, है ना, आपको मिक्सचर बोले सोल्यूशन बोले एक ही बात है, पीएस हमसे मांगा जा रहा है। कंटेनिंग 252 ग्राम ऑफ एन पेंटेन, फिर से मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कि लेट एन पेंटेन को हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं ए, और दूसरा क्या दिया हुआ है, हेप्टेन, ठीक है। एन हेप्टेन को हम लोग लिख रहे हैं बी। तो 252 ग्राम हमको दिया हुआ है, इसका मास हमें दिया है 252 ग्राम, और इसका मोलर मास हमको यहाँ दे दिया है कितना, 72। ओके, और साथ में इसका क्या बोल रहा है, इसका मास कितना है एन हेप्टेन का, 1400 ग्राम। ओके, और इसका मोलर मास हमें कितना दे दिया है उसने, 100 एट 20 डिग्री सेल्सियस। द वेपर प्रेशर ऑफ एन पेंटेन एंड एन हेप्टेन आर, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट ए हमको कितना दे रखा है, ओके 420 mmHg, और पी नॉट बी हमको दे रखा है यहाँ से 36 mmHg। इज नॉट इट इजी, कुछ डिफिकल्टी है क्वेश्चन में, कितना इजी क्वेश्चन है देखो, और ये कंपटीशन में आया है। कुछ भी नहीं करना, एन निकालना है भाई। देखो इतना हवा बना के मत चलो किसी चीज को कि कंपटीशन कुछ अलग है, कैसे होगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, बहुत आराम से होगा, जस्ट प्रैक्टिस चाहिए। लगे रहो मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में, और बहुत इजीली आपके कंपटीशन क्लियर होते जाएंगे। तो W बाई M हमने किया 252 डिवाइडेड बाय 72, ये यहाँ से आपका आ जाएगा 3.5, और इसी के अगर हम कैपिटल एन यहाँ से निकाल लें तो 1400 अपॉन 100 से ये आ जाएंगे आपके यहाँ से 14 मोल्स। ठीक है, ये 3.5 मोल्स आ गए, ये आपके आ गए 14 मोल्स। अब क्या करो, बस यहाँ से x निकाल लो, किधर गया, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका n अपॉन n प्लस कैपिटल N, n आपका आ गया 3.5 अपॉन 3.5 प्लस 14.5 17.5, तो ये आपका a हम निकाल रहे हैं, a आ जाएगा यहाँ से x a इज इक्वल टू 0.2, और x b यहीं से आपका क्या निकल आएगा, 1 माइनस 0.2 से 0.8, बस अब पी एस में वैल्यू लगा दो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसे अब आप लोग कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 6, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन और मैं सॉल्व कराऊंगी, इसके बाद मैं आपको होमवर्क के टाइम पर दूंगी, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा बताओ क्या आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट में आता है, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन इज फाउंड टू बी 24.90 mmHg। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की बात कर रही है, ठीक है। पीएफ कितना दे दिया, 24.90 mmHg at 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन दिस सॉल्यूशन, देखो अगर यहाँ पर सॉल्यूट को मैं बी मान के चलूं तो एच बी हमसे मांगा जा रहा है, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज,
अब प्योरिटी पे आ गया वो थोड़ा, तो पी नॉट ए मैं ले लेती हूँ उसे 25.756 mmHg। आप बोलोगे मैम उसने प्योर वाटर तो बोला नहीं था, आपने क्यों लिया? लेकिन उसने ये तो बोला ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब एक चीज मुझे क्लियर हो गई, सिर्फ वाटर के केस में बात हो रही है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। तो मैंने यहाँ पर अपने आप ही प्योरिटी का सिंबल लगा लिया। ठीक है, आप देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन देखने में लगता है कितना खतरनाक सा है, हमें तो सॉल्यूट का मांग लिया, एक्स ए तो दिया ही नहीं था। अब देखो क्या करना है भाई इस खतरनाक क्वेश्चन में। पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, यहाँ से एक्स ए निकाल ले क्या? एक्स ए इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी नॉट ए। पी एस कितना दे रखा है 24.90 mmHg अपॉन 25.756, तो ये एक्स ए आपका यहाँ से आ जाएगा 0.967। अब देखो कितना इजी हो गया। हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू होता है 1, तो बस ये निकल आया आपका एक्स ए 1 माइनस एक्स ए। 1 माइनस 0.967 इज इक्वल टू 0.033। ये हो गया आपका यहाँ से आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग, थकना नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करते चलना है। ठीक है, गिवन क्या क्या है देख लेते हैं हम, फाइंड क्या क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड में हर बार लिखना भूल जाती हूँ, गिवन में ही फाइंड को ही उसका लिख देती हूँ पार्ट। चलो तुम लोग लिख देना, ठीक है, थोड़ा काम तुम पर। एट 29.6 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ, प्योर वाटर की बात चल रही है भाई, पी नॉट ए ले लें इसको, कितना दे रखा है 31.1 टॉर। A solution is prepared by adding 86.8 gram of Y, a non-volatile। उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो Y हमने ऐड किया है 86.8 ग्राम, इसका मास लिख देती हूँ मैं, ये नॉन वॉलेटाइल है, इसका मतलब इसका अपना कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट टू 350 ग्राम ऑफ वाटर, 350 ग्राम वाटर बोल दिया तो इसका मोलर मास में लिख दो यहाँ से 18। ठीक है, the vapor pressure of the resulting solution is, तो vapor pressure of resulting solution is 28.6 torr। calculate the molar mass of Y। ठीक है, ये जो ऐड किया है ना स्मॉल w, ये हमसे मांगा जा रहा है। चलो अब हमको एक चीज तो पता है कि पी एस इज इक्वल टू हम लोग लेंगे यहाँ पर पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, क्योंकि पी नॉट बी ना हमको दिया है, और वैसे भी वो देता तो आपको लेना नहीं था, 100% तो वो नहीं देगा। अगर इन केस पॉइंट्स में मैं कुछ बात कर रही हूँ कि वो आपको कंफ्यूज करने को देता है कि इस सोल्यूशन का क्या वेपर प्रेशर ऐसा हो सकता है, तो आप वहां पर उसे नहीं लेंगे क्योंकि नॉन वॉलेटाइल इसमें वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। पीएच हमको दिया हुआ है कितना 28.6 इज इक्वल टू, ये दे दिया 31.1 मल्टीप्लाई बाय एक्स ए, तो ये एक्स ए हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 28.6 अपॉन 31.1, ये आपका कैलकुलेटर पर आएगा 0.919। ठीक है, यहाँ तक हमने एक्स ए निकाल लिया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पर अपना कि एक्स ए का फॉर्मूला क्या होता है। देखो हमेशा हम लोग लिखते आए स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, लेकिन आपको मैथ्स में एक चीज बताई होती है कि अगर सोल्यूशन आपका इक्वली भी चल रहा हो और अगर आपको एक कोई टर्म पता नहीं है, तो हमेशा जो टर्म पता है उसको ऊपर रखो। तो मैं कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूले को बना सकती हूँ, है ना, इसके टर्म में भी तो ले सकती हूँ क्योंकि मैंने ए वैसे भी इसी के लिए निकाला है सॉल्वेंट के लिए, तो बस इसको उठा के हम ऊपर लगाएंगे। अब एन हमको पता है, एन हम निकाल लेते हैं ना। एन कैसे निकलेगा, एन इज इक्वल टू 350 अपॉन 18 इज इक्वल, ये आ जाएगा यहाँ पर 19.4। ठीक है, यहाँ उठा के हमने वैल्यू लगाई 0.919 इज इक्वल टू 19.4 अपॉन, इसको सपोज मैंने x मान लिया प्लस 19.4। अब इसको बस कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 1.69 मोल। ठीक है, ये x क्या निकाला है, स्मॉल n निकाला है, लेकिन आपसे मांगा क्या है मोलर मास, तो बस n इज इक्वल टू W बाई m, आपको पता ही है, n आपको पता है 1.69 इज इक्वल टू W, उसने आपको क्वेश्चन में दे ही दिया था 86.8, m आपसे मांगा था, तो क्या m यहाँ से नहीं निकल आएगा 16.9 का डिवाइड लगा के, बस इतना सॉल्व कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा होमवर्क मैं देना स्टार्ट कर रही हूँ। ये क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो मतलब आपसे मास मांगा है। ठीक है, स्मॉल w आपसे मांग रहा है। नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसका मोलर मास उसने हमको दे दिया है mw, कितना 288.4 ग्राम पर मोल।
और क्वेश्चन में कह रहा है मस्ट बी एडेड टू 207.8 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू हम यहाँ ले लेते हैं, 207.8 ग्राम। उसका मोलर मास आप खुद निकाल लोगे, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, ठीक है, 78 होता है। उसके बाद वो कह रहा है टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर वेप ऑफ द सोल्यूशन। देखो मिलाने के बाद जब वेपर प्रेशर आया मतलब वो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है 71.41, ठीक है, mmHg। फिर क्या कह रहा है, बेंजीन का अच्छा उसने मोलर मास खुद ही दे दिया है, एक्यूरेसी में लिया है 78.12 ग्राम पर मोल। और कह रहा है हमसे द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, तो प्योरिटी पे बात कर रहा है तो वो दे रखा है 73.03 mmHg। क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले की तरह, पहले एक्से निकालोगे, एक्से से जाते हुए फिर यहाँ डब्ल्यू तक पहुंचोगे। उसने वहां मोलर मास मांगा था, इस बार इसने डब्ल्यू यानी मास मांगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, अ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड Z was used to make a solution. Solution A contains 5 ग्राम ऑफ Z, आपको अमाउंट दे दिया, dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, एक और आपको कैपिटल W दे दिया, हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 754.5, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दिया, कैलकुलेट द मोलर मास। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार मैं सॉल्व नहीं करा रही, आप मुझे इसे करके बताना। एक जो लास्ट वाला ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये हम अभी नहीं कराएंगे, ये हम जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ इसलिए रखा है कि जिन स्टूडेंट्स को आता है वो थोड़ा सा ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।